You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. एक क्वेश्चन हुआ था एनीवन? Two identical prisms with refractive index √3 are kept as shown in the figure. A light ray strikes the first prism at face AB. Find the angle of incidence so that the emergent ray from the first prism has a minimum deviation. इक्विलेटरल प्रिज्म है, ये हमारा 60 डिग्री है. To what angle the prism DC should be rotated about C so that final emergent ray also has minimum deviation. किया किसी ने? Okay, what is the answer for the first part? 60 डिग्री. और इसके लिए ये सेकंड वाला पार्ट नहीं किया, ये वाला नहीं किया. ये वाला नहीं है. ओके, और कोई? श्रद्धा, सेकंड पार्ट. तो 60 डिग्री. कितना? 60 डिग्री. ये भी 60 डिग्री. ओके, यस सर. तो सबसे पहले तो मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है. मिनिमम डेविएशन के सिचुएशन में R1 और R2 बराबर होते हैं. अगर फर्स्ट पार्ट अगर करना चाहे तो दैट इज वेरी सिंपल. R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. और यहाँ से हमारा स्नेल्स लॉ लगाएंगे. 1 इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू म्यू √3 टाइम्स साइन ऑफ R साइन I इज इक्वल टू √3 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2. तो यहाँ से I हमारा 60 डिग्री आ जाएगा. ओके, और ये हमको पता है कि R1 और R2 बराबर होने से इक्विलेटरल, ये हमारा इक्विलेटरल प्रिज्म है. और इक्विलेटरल प्रिज्म में जब लाइट रे जाएगी, मैं थोड़ा सा नीचे से दिखाऊं तो ये बेस के पैरेलल हो जाएगी लाइक दिस, और कुछ ऐसे जाएगी. तो
कितना एंगल बनेगा ये अपने को देखना पड़ेगा। एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं। नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, इसके साथ ये एंगल 60 डिग्री होगा। और ये हम लोग को पता है कि अगर ये पूरा एंगल फॉर एग्जांपल वेट, क्या बोल रहे हैं, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। और एक थोड़ा सा ज्योमेट्री यहाँ लगाना पड़ेगा। क्या हो जाता है, एक मिनट। मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर अगर लाइट रे 60 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी लाइक दिस, और यहाँ से लाइट रे कुछ इस तरीके से बाहर जाएगी। एंगल ऑफ इमर्जेंस भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। ये एंगल अगर हम देखें तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। Now, ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। एंड दिस एंगल बिकम 60, ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो ये बिल्कुल 90 डिग्री, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। मतलब सेकेंड केस में हमारा जो आई है वो 0 हो रहा है। अब कह रहा है कि थ्रू व्हाट एंगल द प्रिज्म डीसी शुड बी रोटेटेड अबाउट सी so that final emergent ray also has minimum deviation। अब ये जो सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये जो दूसरा वाला प्रिज्म है उस पे जो हमारी इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। अब इसको मिनिमम डेविएशन करना है तो सी के अबाउट इसको क्लॉक रोटेट करना पड़ेगा। जितना रोटेट करेंगे उतना ही हमारा नॉर्मल रोटेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्शन नॉर्मल का ही है। और अभी हमने देखा है कि 60 डिग्री हमको मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको 60 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो हमारा नॉर्मल 60 डिग्री का एंगल बनाने लगेगा, और जो मिनिमम डेविएशन है उसका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी सेकंड पार्ट का भी आंसर हमारा 60 डिग्री होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर देंगे। हाँ बताइए। सेकंड वाले प्रिज्म को अगर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो दोनों प्रिज्म मिला 60 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमा देंगे ना तो ये एक स्लैब की तरह बिहेव करने लगेगा। और बेटर टू से हाँ, ये ऐसा बिहेव करने लगेगा। देखो ये हमारा ये एक कंबाइंड स्लैब हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये दोनों सरफेस पैरेलल हो जाएंगे। अब कोई भी लाइट रे ऐसा जाएगा, जो नॉर्मल हमारा स्लैब के अंदर जो होता है वही होगा, लाइक दिस। तो उसमें डेविएशन 0 है ना। ये दोनों सरफेस पैरेलल है, ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा। सही बात है।
ये दोनों सरफेसेस जब आपस में पैरेलल होते हैं, मीडियम जब पैरेलल होता है, तो फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जो फाइनली इमर्जेंट रे होगी, इधर मीडियम सेम होगा, तो पैरेलल होगी, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके लिए सिर्फ ये और ये पैरेलल होना चाहिए। इसको तो हमने प्रोफाइल भी प्रूव किया हुआ है। अब ये जो बातें हैं, और आज हमने एक क्वेश्चन प्रिज्म का दिया भी था, थिक प्रिज्म रिलेटेड। तो थिक प्रिज्म के क्वेश्चंस अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इससे कुछ अलग हटके थिन प्रिज्म्स भी हमको पढ़ने हैं। हमने कल बताया था थिन प्रिज्म का जो एंगल होता है वो लेस देन 5 डिग्री होता है। थिन प्रिज्म की अगर बात की जाए तो एंगल हमारा लेस देन 5 डिग्री, और इस तरीके से इस टाइप का हमारा प्रिज्म होगा। जब ये हमारा ए है तो R1 प्लस R2 ये हमारा 5A होने के बराबर होता है। तो R1 और R2 बहुत छोटे होंगे, क्योंकि A ही हमारा लेस देन 5 डिग्री, लेट्स से 4 डिग्री, तो R1 R2 भी वेरी स्मॉल। और जब R1 R2 वेरी स्मॉल होंगे तो I भी बहुत स्मॉल होगा, I वुड बी वेरी स्मॉल। मतलब सारे एंगल छोटे होंगे, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इसमें लगेगा। तो जो फर्स्ट सरफेस पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, दैट इज 1 into sin of I is equals to mu times sin of R1। ये हमारा हो जाएगा I is equals to mu R1। सिमिलरली mu times sin of R2 ये हो जाएगा 1 into sin E, तो ये हमारा हो जाएगा mu R2 is equals to E। और जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारा होता था I प्लस E माइनस A, तो I की जगह हम लोग म्यू इंटू R1 और E की जगह म्यू इंटू R2, तो म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A। म्यू को अगर कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू माइनस A। R1 प्लस R2 हमारा A के बराबर होता है, सो म्यू A माइनस A, और फाइनल एक्सप्रेशन म्यू माइनस 1 इंटू। तो ये हमारा डेविएशन का नया फॉर्मूला है जो थिन प्रिज्म के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। तो कोई भी लाइट रे अगर कोई भी थिन प्रिज्म से पास करेगी तो उसका काम एक ही होगा कि उसको इस एंगल से डेविएट कर देना है। ए हमेशा डिग्री में ही लेना है, म्यू माइनस 1 इंटू ए अगर डिग्री में हमको कैलकुलेट करना है तो डिग्री में ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है और इसके सामने हमने एक थिन प्रिज्म रख दिया, तो ये उसका ओरिजिनल डायरेक्शन था। एंड लेट्स से अगर ये हमारा दिया हुआ है 2 डिग्री और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, तो जो लाइट निकलेगी इससे उसमें एक डेविएशन होगा। दिस डेविएशन डेल्टा कैन बी रिटन एज सिंपली 3/2 माइनस 1 इंटू ए विच इज इक्वल टू 1 डिग्री। हमारा 1 डिग्री का डेविएशन हो जाएगा। लेकिन ये हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट है। हमने कहा था मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ही सारी बातें हम लोग इनिशियली करते हैं। लेकिन अगर हम व्हाइट लाइट को पास करें तो एक चीज हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। कॉचीज इक्वेशन करके एक इक्वेशन है, और इसका म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा प्लस सी बाई लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह का एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन हम लोग को वैसे न्यूमेरिकल में कहीं काम नहीं आता, बस इससे ये पता चलता है कि म्यू और लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल काइंड ऑफ रिलेशन। अलग अलग लैम्डा के लिए म्यू का वैल्यू अलग अलग होगा, पहली बात। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, एंड वाइस वर्सा। ये हमारा जो रिलेशन है वो इसी के लिए काम आने वाला है।
तो जैसे व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो हर कलर के लिए सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो जैसे यहां से एक जो कॉमन रिजल्ट हमको मिल रहा है कि म्यू रफली बोल रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एकदम से ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत बड़ा इक्वेशन होता है, लेकिन एक रफली अपने को समझने के हिसाब से, यानी कि लैम्डा अगर ज्यादा होगा, लैम्डा बढ़ेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए वैल्यू कम होगा। तो वी नो कि लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। तो डेविएशन के मामले में अगर हम व्हाइट लाइट पास करते हैं थिन प्रिज्म से, तो डेविएशन ऑफ रेड कलर विल बी लेसर देन डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। डेविएशन का फॉर्मूला है म्यू -1 इंटू ए सबके लिए सेम है, -1 सब में होगा। और ये म्यू हम देख रहे हैं कि जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, तो ऑब्वियस सी बात है रेड का लैम्डा ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका म्यू कम हो जाएगा। म्यू रेड विल बी लेसर देन म्यू वी। यहाँ पर एक रिलेशन म्यू आर इज लेसर देन म्यू वी ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर कोई व्हाइट लाइट को पास किया जाए, सपोज ये हमारा एक थिन प्रिज्म है, और इसमें अगर हमने कोई व्हाइट लाइट पास किया है, तो चूंकि इसमें 7 अलग अलग कलर्स होते हैं, 7 लैम्डा की बात होती है, सबके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू का वैल्यू अलग अलग होगा, तो सबका डेविएशन भी अलग अलग होगा। बेसिकली ये 7 कलर्स में टूट जाएंगे। सबसे ऊपर हमारा रेड कलर होता है जिसका डेविएशन सबसे कम है, और सबसे नीचे हमारा वॉयलेट कलर होता है जिसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। लाइक दिस। और येलो कलर को मिड कलर हम लोग लेते हैं। येलो कलर जो है वो हमारा उसका डेविएशन, उसको मिड कलर बोलते हैं। इस तरह से ये हमारा एक रेनबो फॉर्मेशन होता है, स्प्लिटिंग होती है। अगर हम इसको एक्सपैंड करें, तो ये जो डेल्टा आर है और ये जो डेल्टा वी है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू वी -1 इंटू ए, और डेल्टा आर ये हमारा हो जाएगा म्यू आर -1 इंटू ए। ये सेम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग कलर के लिए। म्यू वी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फॉर वायलेट कलर, म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फॉर रेड कलर। दोनों वैल्यूज सेम ही मीडियम के हैं, अलग अलग। तो यहां पर और येलो कलर के लिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू, या तो इसको मीन कलर बोल के इसका एवरेज ले लेंगे, या फिर अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हो तो म्यू वाई -1 इंटू ए, ये हमारा येलो कलर का डेविएशन है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है ये यही है, एक लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ना, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन को जो जिस मीडियम का ये बना है उससे कोरस्पॉन्डिंग एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। जिस मटेरियल का ये प्रिज्म बना है, फॉर एग्जांपल मैं इसका एक म्यू नहीं लिख सकता, क्योंकि म्यू सब कलर के लिए अलग अलग होते हैं, तो एक म्यू लिखना इसके लिए सही नहीं होगा। जैसे पहले हम लोग कोई भी एक प्रिज्म लेते थे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते थे, या कोई भी ग्लास स्लैब लेते थे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते थे। इसलिए ले लेते थे
क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए सारा था। मोनोक्रोमेटिक लाइट में सिंगल वेवलेंथ होता था, तो सिंगल वेवलेंथ के लिए सिंगल वेव। लेकिन अभी व्हाइट लाइट अगर यूज कर रहे हैं तो व्हाइट लाइट के लिए 7 अलग अलग कलर है, तो 7 अलग अलग म्यू होंगे। तो सेम मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे नहीं लिख सकते। Now the point is how we are going to find out dispersive power of medium। तो उसके लिए दो टर्म डिफाइन करने पड़ते हैं। एक होता है एंगुलर डिस्पर्सन, उसको बोलते हैं थीटा, और एक बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, डेल्टा मीन या डेल्टा वाई जो भी बोलो। मीन मतलब येलो कलर को मीन कलर बोला जाता है। कलर इज आल्सो नोन एज मीन कलर। इसका वेवलेंथ लगभग बीचों बीच होता है। एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब है कि ये जो डिस्पर्शन हो रहा है ये कितने एंगल में हो रहा है। फॉर एग्जांपल इफ यू सी, ये जो रेड कलर और वायलेट कलर के बीच का जो एंगल है, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन थीटा। बेसिकली जो व्हाइट लाइट है वो 7 पार्ट में टूटती है, तो ये 7 पार्ट में कितने एंगल में टूट रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। और वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये थीटा जो है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और ये हमने पहले भी देखा हुआ, डेल्टा वी डेल्टा आर वैल्यू हमारे पास है। सो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर। ये हमारा होता है एंगुलर डिस्पर्सन। मीन डेविएशन का मतलब जो मीन कलर है येलो कलर, उसका डेविएशन कितना है ये तो हमने पहले ही लिखा हुआ है। डेल्टा वाई इज नथिंग बट इक्वल्स टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये जो टर्म है ये हमने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो इस हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर। और ये मीडियम का होता है, प्रिज्म का नहीं होता। एक कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पर होता है। डिस्पर्सिव पावर of medium of prism। तो ये होता है एंगुलर, इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन हमने निकाला हुआ है थीटा, which is mu v minus mu r into a, mu v minus mu r into a whole divided by mean deviation mu I minus 1। This a will get cancelled। और डिस्पर्सिव पावर इसको डिनोट करने का तरीका होता है ओमेगा। दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ओमेगा can also be written as mu v minus mu r divided by mu y minus 1। This is dispersive power। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आनी चाहिए। तीन प्रिज्म से मोनोक्रोमेटिक लाइट के भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में ये बेसिकली क्या करता है, तो लाइट को डेविएट कर देता है म्यू माइनस 1 इंटू ए से। तो जो भी जैसे सामने प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो ये जो लाइट है बस वो उतने से एंगल से रिफ्लेक्टेड आएगी, यही हमको समझना है। उसके बाद अगर व्हाइट लाइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन बड़ा होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमको म्यू भी, म्यू आर, म्यू आई, ये इतने सारे डेटा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें डेसिमल में सिर्फ फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि म्यू भी हमको दे देगा 3/2, ये दे देगा लाइक 6/5, ऐसा बड़ा बड़ा अंतर नहीं होता, बहुत छोटा छोटा डेसिमल का अंतर होता है। और ये सारे डेटा हमारे गिवन होते हैं। तो इस पार्ट से जब क्वेश्चन आएगा
तो थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा, अपने को पेशेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिफिकल्ट नहीं होता लेकिन कैलकुलेटिव होगा। तो एंगुलर डिस्पर्शन, मीन डेविएशन एंड डिस्पर्सिव पावर, ये चीज हमको किसी भी प्रिज्म के लिए निकाल सकते हैं अगर हमको डेटा दिया जाए तो। इसी के बाद हम लोग इसी में पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। जो थिन प्रिज्म है उसमें कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन किया था। एक प्रिज्म जो है वो लाइट रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेकिन अगर हम इस प्रिज्म को उल्टा रख दें, जैसे यहाँ पर एक बच्चे का डाउट था कि सर इसको अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो क्या होता है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। ये लाइट यहाँ से जाने के बाद कुछ ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन जितने से ये डेविएट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उतने से ही इस प्रिज्म ने उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया और फाइनली वो लाइट रे पैरेलल चलेगी। दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। यहाँ पर क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो 7 कलर में टूटना फूटना वाला बात नहीं है, लेकिन एक लाइट रे जितने से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, प्रिज्म ने उतने ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। अगर दोनों को सेम सेंस में रखेंगे तब तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा थिक प्रिज्म हो या थिन प्रिज्म हो, डेविएशन तो सेम सेंस में ही होता है। लाइक ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन है, और अगर हमने प्रिज्म को कुछ ऐसे ही रख दिया तो ये भी थोड़ा और बड़ा कर दो, ये भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फर्दर डेविएट करने वाला है। और अगर इसको उल्टा रख दिया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर देगा। तो यहां से इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। जो इनिशियल इंसिडेंट रे आ रही है हमारे पास और जो फाइनली इमर्जेंट रे जा रही है व्हाइट कलर में, अगर देखें व्हाइट लाइट में, तो अगर कोई भी दो डिफरेंट प्रिज्म्स लाइक मटेरियल मीडियम भी डिफरेंट है, एंगल भी डिफरेंट है। सपोज वी हैव, एक होता है डेविएशन और एक होता है डिस्पर्शन, दो टर्म है। जैसे कोई भी लाइट रे प्रिज्म से निकल रही है तो 7 कलर में टूट के निकल रही है, तो अगर हमको इसके बगल में कोई दूसरा प्रिज्म रख दे, हो सकता है उसमें से भी पास करे और कुछ ना हो, अलग अलग सब लाइट रे डिस्पर्स कंडीशन में फर्दर अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट कर जाए। तो एक जनरल क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए दो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से, तो ऐसे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल सिनारियो होते हैं जिससे हमको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें होता है कि अगर मान लीजिए हम प्रिज्म, जो दूसरा प्रिज्म है, उसको ऐसे रखे कि जो लाइट रे है वो मीन कलर का डेविएशन हो लेकिन डिस्पर्सन नहीं हो, मतलब वो व्हाइट कलर के बन के ही निकले, या फिर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मीन कलर का डेविएशन नहीं हो, मीन कलर एज इट इज निकले, येलो कलर जैसे पहले निकला था पैरेलल टू ईच अदर, 7 कलर में बाहर निकले, डिस्पर्स कंडीशन में बाहर निकले, लेकिन येलो कलर बिल्कुल वैसे ही पैरेलल बाहर निकले जैसे वो इंसिडेंट हो, तो उसका डेविएशन 0 हो जाए। एक होता है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। मैं पहले दोनों कंडीशन को लिख देता हूं, इसके बाद कुछ बातें करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म और कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म्स। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म्स, तो जैसे मैंने कहा कि अगर एक प्रिज्म ऐसा लेते हैं और अगर हम चाहें तो दूसरा प्रिज्म भी ऐसे ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, उस तरह की बात करते हैं, तो हमको प्रिज्म को उल्टा लेना होता है, लाइक दिस। एक प्रिज्म ऐसा और दूसरा प्रिज्म ऐसा, तो बिल्कुल पास पास रखेंगे इसको। कुछ इस तरीके से। दो स्पेशल सिचुएशंस है, एक होता है डिस्पर्शन
विदाउट डेविएशन। इसका मतलब कि मीन कलर का डेविएशन 0 है। मीन कलर मतलब येलो कलर, और दूसरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इसका मतलब कि दूसरे वाले प्रिज्म से भी वो वापस से कन्वर्ज करके उसको व्हाइट लाइट बना देगा, लेकिन इनिशियल रे और फाइनल रे ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, बट वो कन्वर्ज करके फिर से व्हाइट लाइट ही निकलेगा। इसमें व्हाइट लाइट एंगुलर डिस्पर्शन 0 करना होता है बेसिकली, एंगुलर डिस्पर्शन इसको 0 करना होता है। अगर डेविएशन भी नहीं हो और डिस्पर्शन भी नहीं हो, एक ही कंडीशन है कि जब डेविएशन और डिस्पर्शन दोनों एक साथ 0 होंगे। जैसे मैंने क्या बोला, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन और डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अब कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो। दोनों हो इसके लिए तो हजारों सिचुएशंस बन सकते हैं। जो ये दो कंडीशंस हम लोग निकालने वाले हैं, अगर ये दो कंडीशंस के अलावा कोई भी और कंडीशन हुआ तो डेविएशन भी होगा और डिस्पर्शन भी होगा। उसका कोई एक जनरल सब केस हो गया। वो जनरल केस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरह उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं हर कलर के लिए। लेकिन अगर हम इन दो सिचुएशंस की बात करें कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, क्या एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि इसमें दोनों नो डेविएशन नो डिस्पर्शन? यस, पॉसिबल। और ये तब होगा जब हम दोनों प्रिज्म को हर तरीके से आइडेंटिकल कर दें। जैसे यहाँ पर इस प्रिज्म, ये दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल थे। अगर हमने इसको उल्टा इस तरह से लगा दिया होता और ये मतलब इसको अगर इधर रोटेट कर दिया हो, तो बेसिकली हमने वही किया है। तो इस केस में अगर व्हाइट लाइट भी जाती ना, तो भी वो व्हाइट लाइट बन के ही बाहर निकलती और इनिशियल इंसिडेंट रे से फाइनली रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल ही होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म्स हों, मतलब एंगल से मीडियम से। तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो, इसको लिख लो, नोट, नो डेविएशन and no dispersion is only possible only if both the prisms are identical. अगर ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हुए, लाइक अगर एंगल भी अलग अलग हुआ, A1 A2, मैं बार बार म्यू मेंशन नहीं करना चाहता, क्योंकि म्यू में इसका 3 अलग लिखना पड़ेगा, इसका 3 अलग लिखना पड़ेगा। म्यू, अब थोड़ा सा तुम लोग इस बात को केयर करोगे, मैं बार बार इस पर बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये जो मीडियम का है, इसको हम लोग मीडियम 1 अगर बोल दिया, तो इस मीडियम के लिए भी 7 कलर का 7 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, इस मीडियम का भी 7 कलर का 7 अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। कि हमको बस 3 का ही ज्यादा जरूरत होता है। तो जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी डेटा बहुत ज्यादा होता है। पहले वाले प्रिज्म का कम से कम 2 या 3 कलर का, मान लो मीन कलर का नहीं दिया, मीन कलर का हम एवरेज से भी निकाल सकते हैं। लेकिन रेड कलर का और येलो, ये रेड कलर का और वायलेट कलर का, तो इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देना पड़ेगा, इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देना पड़ेगा। 4 डेटा तो कम से कम होंगे ही होंगे। और मान लो मीन कलर का भी दे दिया तो 6 डेटा, और सब डेसिमल में थोड़ा थोड़ा फर्क। तो इसके क्वेश्चन थोड़े पेशेंस से सॉल्व करने वाले होते हैं, पेशेंस से। अगर देखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन सॉल्व होगा वो एक लाइन में, या तो वो इस कंडीशन से क्वेश्चन होगा या फिर इस कंडीशन से होगा। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन में क्या करते हैं हम लोग, मीन कलर का डेविएशन 0 करते हैं,
तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी, जैसे फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करें, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसमें जो पहला प्रिज्म है हमारा, वो सपोज यहां से ये जो लाइट जा रही है, ये व्हाइट लाइट है, तो इसने इस तरह से 7 कलर्स में तोड़ा है। और ये दूसरा प्रिज्म है, इसका काम क्या है, इसको वापस से अपोजिट डायरेक्शन में तोड़ना। ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉल होगा। इसमें जो येलो कलर होगा, वो इनिशियली और फाइनली बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। यानी कि जितना इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट किया येलो कलर को, उतना ही इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट कर दिया। अगर ये एंगल हमारा A1 है और ये एंगल हमारा A2 है, तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ये जो विदाउट डेविएशन है, यानी कि हमको येलो कलर के डेविएशन को 0 करना है। पहले वाले से कितना होगा डेविएशन, μy1 -1 इंटू A1, ये क्लॉकवाइज डेविएशन है। माइनस कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इक्वेट कर दो, μy2 -1 इंटू A2। बस यही कंडीशन है। अब अगर हम चाहें तो इसको डिस्पर्सिव पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लाइक μy -1 हमारा μv माइनस μr डिवाइड बाई w, ऐसा लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला था, यहाँ पर μy -1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज μv माइनस μr अपॉन डिस्पर्सिव पावर। तो ये जो एक्सप्रेशन है, कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, μv1 माइनस μr1 डिवाइड बाई w1 इंटू A1 इज इक्वल टू μv2 माइनस μr2 A2। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इसी लाइन से बन जाएंगे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने को कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला में भी कुछ इस तरीके का बात हो जाएगा। इसी को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो A1 ओमेगा 2 डिवाइड बाई A2 ओमेगा 1 इज इक्वल टू μv2 माइनस μr2 डिवाइड बाई μv1 माइनस μr1, ऐसे एक्सप्रेशंस बढ़ते चले जाएंगे। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला याद रहे तो फिर इससे ज्यादा अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। डेविएशन 0 करना है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसको इक्वेट करना है, बस ये हमारा कंडीशन के लिए इनफ है। उसी तरह से जो दूसरा कंडीशन है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, इसमें क्या होगा, इसमें जो लाइट है वो सिंगल कलर बन के बाहर निकलेगा। दैट मीन्स ये हमारा प्रिज्म है, हम थोड़ा गैप करके बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल सटा के रखते हैं। मीडियम अलग अलग है तो ये स्लैब जैसा बिहेव नहीं करेगा।
इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में डेविएशन होगा, ये कुछ ऐसे बेंड होगा, ये कुछ ऐसे बेंड होगा, और ये वापस से, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे। डेविएशन है, डिस्पर्शन है, यानी कि ये व्हाइट कलर है तो ये भी व्हाइट कलर बन गया। और इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन एंगुलर डिस्पर्शन को 0 करना। एंगुलर डिस्पर्शन क्या था? थीटा। तो θ1 इज इक्वल टू θ2, अपोजिट सेंस में हो रहा है, इसलिए θ1 माइनस θ2 को 0 करे, या फिर θ1 इज इक्वल टू θ2 कर, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1 इज इक्वल टू म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2। यही हमारा कंडीशन हो गया, यही याद कर ले, बहुत है। लेकिन अगर डिस्पर्सिव पावर को इन्वॉल्व करना चाहे तो एक और रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन इंटू ए वन, ये हमारा होता है ओमेगा वन इंटू म्यू आई माइनस वन। सिमिलरली ये हो जाएगा ओमेगा टू म्यू आई वन म्यू वाई टू माइनस वन। तो ये भी हमारा कंडीशन हो गया। आ रही बात समझ में? तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इन दोनों के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सिंपल होते हैं, बट डेटा थोड़ा ज्यादा होता है बोल के तुमको थोड़ा काम करना पड़ेगा। प्रिज्म से हमारे यही सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। तो हमने जो मॉर्निंग में प्रिज्म का सीट दिया था उसको किसी ने सॉल्व किया है, उससे कुछ डाउट्स हैं? तो लगता है आप लोगों ने उसको सॉल्व नहीं किया है, उसको एक बार सॉल्व कर लेना। प्रिज्म के क्वेश्चन नॉर्मल रिफ्रैक्शन से थोड़े अलग होते हैं, उसमें टोटली स्नेल्स लॉ ही लगता है और उसके अलावा कोई और लॉ नहीं लगता है। जैसे लेंसेस में रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेसेस में हमारा अलग अलग फार्मूला होता है, वैसा प्रिज्म के केस में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। हमारा या तो स्नेल्स लॉ लगेगा या फिर डेविएशन के फार्मूले लगेंगे। इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ऑप्टिक्स में अभी जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बचा है तो वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार ग्राफ के बारे में बात कर ले। अभी तक हमने U वर्सेस V ग्राफ या 1/V वर्सेस 1/U ग्राफ, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की है। वैसे तो ये ग्राफ रट्टा मार ही याद रखना होगा, भले ही हम आज तुमको समझा के उसको ड्रॉ कर दें, लेकिन कुछ कुछ बातें तुमको उसको याद रखनी होगी, नहीं तो फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैं एक बार तुम लोग को जितने भी ग्राफ होते हैं, U वर्सेस V ग्राफ होता है और 1/V वर्सेस 1/U ग्राफ होता है, तो 1/V वर्सेस 1/U ग्राफ रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन V वर्सेस U ग्राफ थोड़ा मुश्किल होता है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं 1/V वर्सेस 1/U ग्राफ। और ये पहला फॉर प्लेन मिरर,
इतना सिंपल होता है कि एक ही एक्सिस पर ये तीनों ग्राफ अपन रियलाइज कर सकते हैं। हाँ, अब ये हमारा वन बाई यू है, वन बाई वी है। अगर प्लेन मिरर की बात करें तो उसमें हमारा रिलेशन क्या होता है, साइन के साथ अगर कंपेयर करें तो v इज इक्वल टू माइनस ई होता है। तो वन बाई वी हमारा माइनस वन बाई यू के बराबर होगा। अगर मैं इसको y की तरह देखूं और इसको अगर x की तरह देखूं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। सी y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होगा 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कुछ इस तरीके से। में एक स्केल का पॉसिबिलिटी अच्छा नहीं है, इसमें नहीं होता था वो, इसमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ये हमारा ग्राफ होगा और ये एंगल 45 डिग्री होगा। नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, इसलिए इस तरीके से। एंड दिस इज फॉर प्लेन मिरर। अगर हम यही ग्राफ स्फेरिकल मिरर में सपोज कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ करना चाहते हैं, और कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के लिए हमारा मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू कैन सी वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। ना वन बाई वी को हम y की तरह देखें और वन बाई यू को हम लोग x की तरह देखें, और ये नहीं सोचना है कि u निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, दोनों साइन के लिए हम लोग ले रहे हैं, मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स के भी ले रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के भी ले रहे हैं। तो यहाँ से देखोगे वन बाई वी इज इक्वल टू माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई एफ, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। ये हमारा बेसिकली y है माइनस ये हमारा x है, और ये जो टर्म है कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। यू सी दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब स्लोप 45 डिग्री होगा। अगर हम इसको जानबूझ के इस तरह से माइनस सी करके लिख दें समझने के लिए, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होता है बोल के यहाँ पर माइनस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव होता है लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका कोई साइन का बात नहीं है कि ये साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दोनों पॉसिबल है, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव होता है तो सी हमेशा नेगेटिव होगा, ये याद है। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप और वो भी 45 डिग्री, ये कैसा होगा, तो ये हमारा एक ऐसा ही लाइन होना चाहिए और ये कुछ इस तरह से पास करता हुआ लाइन होना चाहिए।
देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ तो ये जो कॉनकेव मिरर के लिए जो ग्राफ होगा -c मतलब इस तरह का, दिस इज, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों है। यहां से राइट में हम देख रहे हैं, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव भी है और इस ओरिजिन के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव भी है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए इसके इधर का ग्राफ होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इधर इसके इधर का ग्राफ होगा। ऐसा नहीं समझना है कि यू सर हमेशा नेगेटिव होता है तो ग्राफ हम पॉजिटिव में क्यों ले रहे हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए ग्राफ यू में दोनों तरफ जाएगा। और उसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, और कॉन्वेक्स मिरर, तो फर्क कहाँ गिरेगा? और यही एक्सप्रेशन वहां भी आएगा हम लोग का, सिर्फ ये बात रहेगा कि 1/v इज इक्वल टू -1/u, और ये जो +1/f है, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होने की वजह से y इज इक्वल टू -x + c, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप तो अभी भी नेगेटिव ही रहने वाला है। यानी कि ये जो ग्राफ है, इसमें अगर हम इसको दिखाना चाहें, ये हमारा कुछ इस तरीके से ये ग्राफ 45 डिग्री, ये सबके एंगल 45 डिग्री होंगे, याद रखना, ये सबसे जरूरी बात है। और 135 डिग्री रादर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये 135, ये भी हमारा 135, ये 135 ही करके लिखो, और ये भी 135, ये सब पैरेलल लाइंस हैं। बस वहां पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये ग्राफ बहुत सिंपल होता है, स्ट्रेट लाइन और तीनों मिरर का एक साथ ड्रॉ कर दिया। अगर यही ग्राफ अगर हम लेंसेज के लिए करना चाहें तो 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f, और वहां भी हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। और लेंसेज देखो, एक हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो उसके लिए 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/u + 1/f। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए पता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और ये y इज इक्वल टू x प्लस सम पॉजिटिव कांस्टेंट c। तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा और पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट लाइक दिस। लेकिन एंगल इसका भी 45 डिग्री ही होगा, याद रखना। ये इसको रब कर दो और इसको शिफ्ट कर दो यहाँ, इसका कलर भी चेंज कर दो। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, और इसी के पैरेलली
हम लोग यहां पर एक बना देंगे तो ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस के लिए। क्योंकि कॉनकेव लेंस में वन बाई वी इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, ये तो हमारा x है, ये हमारा निगेटिव होता है, तो माइनस c की बात आएगी। तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये एंगल 45 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होती है v वर्सेस u का ग्राफ ड्रॉ करने में। प्लेन मिरर से ही अगर हम स्टार्ट करें तब भी हमारा बहुत ज्यादा दिक्कत आना, उसमें तो खैर सिंपल है, v बराबर u वहां पर भी वो ग्राफ बिल्कुल सेम ही दिखेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्लेन मिरर में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हम लोग देखने वाले हैं v वर्सेस u ग्राफ। सबसे पहले, और ये सबको अलग अलग ड्रॉ करेंगे, एक ही कोऑर्डिनेट पर नहीं ड्रॉ करेंगे। प्लेन मिरर का वैसा ग्राफ कोई अलग नहीं होगा, जैसा ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा ही होगा। v इज इक्वल टू माइनस यू, ये जो ग्राफ है, और 1/v इज इक्वल टू 1/u, ये जो ग्राफ है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यू सी, सेम रिलेशन। तो यही ग्राफ हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसलिए इसको रहने दो, प्लेन मिरर को छोड़ दो, ग्राफ सेम है। कॉनकेव मिरर को लो, कॉनकेव मिरर, और अब ये जो ग्राफ होगा ना, ये थोड़ा सा हमारे लिए पेचीदा होगा। तो इसको पहली बार अगर ड्रॉ करना हो, देखो तुम लोग का काम होगा कि ऑप्शन से इसको सिलेक्ट करना। तो ऑप्शन से सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब उसके लिए ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। सामने दिख रहा है कुछ ऑप्शंस, जैसे हमारा फोकस पर ऑब्जेक्ट हो तो इन्फिनिटी पर इमेज बनता है, इस तरह से दो तीन अगर हमको ऑब्जर्वेशंस याद हो तो वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ड्रॉ करने की बारी आएगी तो उसके लिए बहुत सारा प्रिकॉशंस और बहुत ज्यादा गाइडलाइंस हमको चाहिए होता है। जैसे मैं देखो एक ग्राफ ड्रॉ करके तुम लोग को दिखाता हूँ विथ ऑल लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारा। अरे यार, अच्छा, ये हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस तो लेना ही है। क्यों इतना जल्दी चेंज हो रहा है? अच्छा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तो अपने को लेना ही है, लेकिन इसके अलावा गाइडलाइंस हम लोग को लेनी पड़ती हैं। गाइडलाइंस मतलब सबसे पहले एफ इधर भी, इधर भी, और ये सिर्फ कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं है, ये सबके लिए। इधर माइनस होगा, इस तरीके से ये हमको पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिटरमाइनिंग, मतलब इनसे यहाँ पर थोड़ा हमारा एक आइडिया लगता है। और एक क्या करना है अपने को, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके कुछ ऐसे कर लेना है। अगर ग्राफ पेपर होगा तो ये चीज अपने को पहले से ऑलरेडी किया किया में मिलेगा। ठीक है, जनरली ओरिजिन हमारा पोल होता है, दिस इज आवर पोल। नाउ हम लोग जो भी
कॉनकेव मिरर के लिए जो हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमने कोई ऐसा रे डायग्राम बनाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, बट हम लोग बनाते नहीं है जनरली वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहले जो रियल ऑब्जेक्ट है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, मतलब हमने एक्स एक्सिस में यू रखा है, ये हमारा यू है, हमारा भी है। तो पोल पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी पोल पर ही बनेगा, ये तो हमको पता है। दूसरा कि जैसे जैसे पोल से हमारा ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जाता है तो इमेज वर्चुअली, पहले तो वर्चुअल इमेज बनता है और वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो ये दो बातें हमको समझ में आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होना चाहिए, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट एक्स एक्सिस, and if we are moving the object from pole to focus, the image is going to move from pole to infinity. Image distance will be positive, यानी कि भी हमारा पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ। तो ये जो ग्राफ होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ will look like this. इसको अपने को एसिम्प्टोटिकली मीट कराना है एफ लाइन को। इस तरह से इसको लिख लो ऐसा। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ है। ये कुछ ऐसा नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलता चला जाएगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इन्फिनिटी पर इमेज बनता है, और जब हम फोकस से और पीछे जाएंगे यानी एफ और 2f के बीच में, तो हमारा रियल इमेज बनता है। रियल इमेज का मतलब कि भी निगेटिव, और भी निगेटिव का मतलब नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। तो ग्राफ कहां से आएगा? इन्फिनिटी से, लाइक दिस। और जैसे जैसे हम f से 2f की तरफ जाएंगे इमेज हमारा 2f पर बनता है। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनता है ना। तो ये जो ग्राफ होगा ऐसे आएगा। इसीलिए गाइडलाइंस बनाना चाहिए। गाइडलाइन बनाने से अपने को आइडिया रहता है कि ग्राफ कैसे जाना चाहिए। देखो ग्राफ यहां से पास करना चाहिए और ये इन्फिनिटी से आना चाहिए, तो ये ऐसे आएगा। अब यहां से कहां तक जाएगा? तो जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f से पीछे जाएगा तो इमेज हमारा फोकस की तरफ, इन्फिनिटी पर फोकस की तरफ। तो ये ग्राफ एसिम्प्टोटिकली इस फोकस वाले लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, लाइक दिस। ये रियल ऑब्जेक्ट का ग्राफ हो गया। अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ग्राफ हमने ड्रॉ नहीं किया, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल का होता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो कभी बनेगा नहीं। क्या ये पार्ट समझ आया जो हमने अभी बनाया? अगर एक बार में इसको फ्री हैंड ड्रॉ करें, क्योंकि अभी थोड़ा ऐसा अलग अलग पार्ट बाई पार्ट ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा सा ऑड लग रहा है। अगर एक बार फ्री हैंड ड्रॉ करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। और उधर का ठीक है, ऐसा दिखेगा। लेकिन अभी पॉजिटिव वाला ग्राफ हमने ड्रॉ नहीं किया है। पॉजिटिव वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए हमको एक बार इक्वेशन लिख लेना चाहिए। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और v इज इक्वल टू uf डिवाइड बाई u माइनस f। f निगेटिव है, ध्यान से देखो, f निगेटिव है और u और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव है। तो ये जो पार्ट है, इफ यू सी दिस पार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। यही समझ आ रहा है? u इंटू एफ दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव हो गया, तो भी तो हमेशा नेगेटिव होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ u एफ यू एफ विल बी नेगेटिव। और नीचे का पार्ट देखा जाए तो ये पॉजिटिव है और f निगेटिव है, यानी कि ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव, यानी कि इंटायर टर्म विल बी नेगेटिव।
देख लो, यहां तक समझ आ रहा है? बराबर है? हाँ सर। ओके। और नीचे वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम पॉजिटिव ले लें, तुमको लग रहा होगा कि एफ के बराबर कर देंगे, तो सर तो एफ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा, तो ये कभी भी डिमीटर फाइनाइट वैल्यू होगा, जीरो नहीं हो सकता। और अगर जीरो नहीं हो सकता तो हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचेंगे। तो ऑब्वियसली ये ग्राफ पोल से स्टार्ट होगा, कंटिन्यूटी ग्राफ बनेगी। तो अपने को ये देखना है कि ये ग्राफ कैसे जाएगा। और अगर हम u को इन्फिनिटी डाल दें, जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी डाल दें, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर डाल दें, देखो, तो u को ऊपर और नीचे से लेके कैंसिल आउट कर दो, 1 माइनस एफ अपॉन यू। u को पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर डालोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली इफ u टेंड्स टू इन्फिनिटी, v टेंड्स टू f और अदर माइनस एफ, मतलब नीचे निगेटिव, ये तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ है पॉजिटिव की तरफ अगर बढ़ाओगे तो ये ग्राफ एफ एक्सिस को टच करता चला जाएगा, लाइक दिस। ऐसा ये लाइन टच करता हुआ चला जाएगा। ये ग्राफ होगा हमारा लमसम कॉनकेव मिरर का। समझ आया? अब तुम लोग कोशिश करो कॉन्वेक्स मिरर का ड्रॉ करने का। ट्राई टू फाइंड द ग्राफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उसमें भी हमको ज्यादा ऑप्शन वैसे रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए उसमें हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। क्योंकि हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी कैलकुलेशन करते नहीं है बोल के, हम लोग का ऑब्जर्वेशन से वो थोड़ा सा परे होगा, लेकिन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राई एवरीवन u versus u ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। और ये स्मूथ ग्राफ होता है, जैसे ये हमने जो ड्रॉ किया है ना, वो स्मूथ नहीं दिख रहा, ये ग्राफ स्मूथ बनाना है। अब हमको समझ में आ चुका है, तो अपन डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग। टच नहीं कराना है उसको। लाइक दिस। चलो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ड्रॉ करो। एक बार इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, बाकी बार ऑब्जर्वेशन लेना है। दिया हुआ रहे तो कैसे पहचानेंगे? एक आध रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए पोजीशन चेक कर लो, बस काम खत्म। इसमें भी हमको गाइडलाइंस बनानी पड़ती हैं, इसलिए हमने ये ग्राफ ऑलरेडी कॉपी कर लिया। ये पार्ट अलग अलग होंगे, इसको हटा देता हूं।
लेकिन गाइडलाइंस तो हमको ऐसी ही चाहिए होगी। चलो कंप्लीट करो इसको। कर लिया? देखो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमको पता है कि इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, यानी हमारा जब u कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लेगा 0 से इंफिनिटी, तो v हमारा 0 to f वैल्यू ले लेगा, क्योंकि इंफिनिटी पर जब होता है तो इमेज रियल और पॉजिटिव f पर बनता है। तो ये जो ग्राफ है फर्स्ट पार्ट जो हम लोग जो देखते हैं वो सिर्फ इतना ही होगा। कुछ ऐसा ड्रॉ कर लो। ऐसा थोड़ा सा इसको और अच्छे से ड्रॉ करो। नहीं आज ग्राफ अच्छे से बन नहीं रहा, या फिर हमने अनइक्वल डिवाइड किया, ऐसा कुछ। ये हो जाएगा ग्राफ रियल ऑब्जेक्ट के लिए। सारा खेल यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का है। फिर से वही फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको रियलाइज करेंगे। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो 1/f माइनस 1/u, ठीक है ना। ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है और ये टर्म भी वैल्यू वाइज अब पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जीरो होंगे, और जब जीरो होंगे मतलब u जब f के बराबर होगा तो ये जीरो हो जाएगा। 1/v जीरो मतलब v इंफिनिटी, यानी कि ये जो ग्राफ है, और उसके पहले क्या होगा, अगर u का वैल्यू f से छोटा रहा तो वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। ये जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देखो। तो u जब तक f से छोटा रहेगा तब तक ये पूरा वैल्यू नेगेटिव होगा, और जैसे ही u f से बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, मतलब v पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा इसके बाद फर्दर
इस तरफ से नीचे की तरफ जाएगा। लाइक दिस, ऐसा। और फिर ये ऊपर से उठेगा, ये कहीं यहां से आएगा, और जब u हमारा 2f के बराबर होगा, और 0 is less than u is less or equal than f, v will be negative। अब उसके बाद f is less than u is less or equal than 2f, तो अब ये v जो है वो पॉजिटिव होगा, और इसके बाद इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव ही होगा। 2f मत करो, इन्फिनिटी कर लो, पॉजिटिव ही होगा। ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्राफ अब ऊपर जाएगा। लेकिन जब u 2f के बराबर होगा, तो u का वैल्यू अगर 2f पुट कर दोगे तो ये 1/f माइनस 1/2f, तो ये 1/2f, यानी कि 2f पर इमेज बनेगा, यानी कि ग्राफ यहां से पास करना चाहिए, ग्राफ यहां से पास करना चाहिए। और जब u इन्फिनिटी हो जाएगा तो भी हमारा f हो जाएगा। मतलब अगर तुम रियलाइज करो तो ये ग्राफ इस तरह से इस लाइन के एसिम्प्टोटिकली मीट करना चाहिए, कुछ ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? किसी ने ड्रॉ किया था ये वाला? वेरी गुड। जैसा हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के लिए किया, ऐसे ही लेंस के लिए भी करना है। तो ये एक तरीके से आज तुम लोग असाइनमेंट ले लो, इसको अभी जैसे क्लास खत्म होगा उसके बाद तुम लोग इसको अभी तुरंत प्रैक्टिस करके लेंस का भी ड्रॉ कर सकते हो। उसमें भी तुमको ग्रिड लाइन ऐसी ही चाहिए होंगी। कहोगे तो मैं अभी ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर लाइट चली गई और बहुत गर्मी है, मतलब रियली अनबियरेबल हो रहा है मेरे लिए। वहां पर गर्मी भी ज्यादा है ना आज, पिछले 15-20 मिनट से यहाँ पर लाइट गया हुआ है एंड अभी एकदम अनबियरेबल हो रहा है। तो इसको आप लोग लेंस के लिए मैं होमवर्क की तरह दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेना। और कल हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट भी करेंगे और पॉसिबली होगा तो खत्म भी कर देंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कल अगर खत्म हो गया थ्योरी वाइज, तो परसों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और जो बाकी के डिफेक्ट्स जो थे वो सारे हट चुके हैं। इस बार जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आई डिफेक्ट्स और वो सब एबरेशन वगैरह सब पार्ट हट चुका है। इसीलिए पहले तो जो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं और जो सिलेबस हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन अभी जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें जो पार्ट अगर हट गया है तो उसको हम लोग हटा देंगे, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जब वो क्लियरली बोल दिया गया कि नहीं आएगा तो मतलब नहीं आना है। तो ऑप्टिक्स में भी कुछ कुछ हटा हुआ है, जो वेव ऑप्टिक्स में भी कुछ कुछ हटा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा अपना सिलेबस रिड्यूस ही हो गया है। सेमीकंडक्टर में भी थोड़ा हटा हुआ है, तो अपना सिलेबस थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। तो 2 दिन और हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।